गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव और आप देख रहे हैं लॉ गुरु। मेरे प्यारे मित्र, अभी तक हम लोगों ने अमेंडमेंट पर प्रीएम्बल पढ़ा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखें, लेकिन आज हम देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं या किस तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे कि साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपका प्यारा मित्र CK यादव, लॉ गुरु। The Constitution of India has some outstanding features which distinguish it from of other constitutions। मतलब जो आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वह दूसरे फीचर्स से लिया तो गया है, लेकिन वास्तव में दूसरे की अपेक्षा काफ़ी घना है, काफ़ी विस्तृत है। द फॉर्म ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस स्टडीज अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। यदि हम अपने फॉर्म के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडीज़ करते हैं तो उसके साथ साथ हमें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की भी स्टडीज मिल जाती है। सेलेक्टेड दियर्स वैल्यूज फीचर्स, जैसे कि उनके किसी भी वैल्यू को आप फीचर्स को देख सकते हैं। एंड पुट देम विथ नेसेसरी मॉडिफिकेशंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, और आसानी से हम अपने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसलिए इसे लचीला संविधान भी कहा जाता है। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया डिड नॉट एम्स एट द कम्प्लीटली न्यू और ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वह पूरी तरीके से एक नई पद्धति बनाकर आई है। दे जस्ट वांटेड टू प्रोड्यूस, वो सिर्फ ये बताना चाहते थे गुड और वर्केबल्स। मतलब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक अच्छा और सुदृढ़ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किए और उसे आगे लेकर आए। एंड दे सक्सीड, और अंत में वह इसे करने में सफल भी हुए। एंड द फैक्ट, और जो मुख्य तथ्य निकल कर आया रहा कॉन्स्टिट्यूशन का, कि 59 ईयर्स हैज़ बीन वर्किंग सेटिस्फैक्ट्रीली इज द टेस्टिमनी टू इट्स क्वालिटी एंड यूटिलिटी। मतलब यह 59 सालों से अभी भी, 59 नहीं, आज तो 75 साल हो गए। मतलब अभी हम लोगों ने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है, तो आज मिला करके टोटल 75 साल हो गए कि अभी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही वर्क कर रहा है और ऐसे ही आगे वर्क करेगा बाय द अमेंडमेंट। और समय बीतने के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट तो होता ही रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई कानून अगर पुरानी होगी तो उसमें चेंजिंग तो होंगे ही। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज अपनी उस यूटिलिटी और क्वालिटी के साथ अभी भी वर्क कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो साइलेंट फीचर में सबसे पहला टॉपिक, रिटन एंड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब सबसे लंबी कॉन्स्टिट्यूशंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। संसार में 2 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। मोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन, बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिखे हुए रहते हैं, मतलब लिखित संविधान होते हैं। द फर्स्ट मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस वाज द अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि जो सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी लिखित संविधान की, ठीक है, मतलब आधुनिक काल में, आधुनिक काल में सबसे पहले जो लिखित संविधान थी वो किसकी थी बेटा, वो थी अमेरिका की। ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरी तरफ, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस इज अनराइटिंग। अब जरा यहाँ सोचने वाली बात है कि इंडिया जो आपका अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन है। मतलब उसे लिखा नहीं गया है और अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन को लिखित रखा गया है। इट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड कन्वेंशंस विच हैव ग्रोन ओवर द ईयर्स। और हर साल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ना कुछ नियम परिवर्तन करता रहता है, इसलिए उसमें कभी भी कोई लिखित संविधान नहीं है। इन इंडिया, अब भारत की बात करते हैं, वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे पास क्या है बेटा, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एंड द फ्रेमर्स, और जिसने इसको बनाया, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ट्राइड टू पुट एवरीथिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट। मतलब उसे काले और सफ़ेद कागज पर अच्छे से राइट किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉल्ड द लार्जेस्ट
रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान माना जाता है। बिकॉज क्योंकि ऑफ इट कॉन्टेंट्स, क्योंकि इसके कंटेंट की वजह से, कंटेंट इसमें इतना ज़्यादा डाल दिए हैं ना, इस कारण बस इसे विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना भी जाता है। इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, और इसका जो ओरिजिनल फॉर्म्स है, इट कॉन्साइस्ट ऑफ 395, मतलब इसके ओरिजिनल फॉर्म में टोटल 395 अनुच्छेद पुटअप किए गए हैं, मतलब रखे गए हैं। और 395 अनुच्छेद इसमें अनुच्छेद हैं और 8 शेड्यूल्स हैं, एंड टू विच एडिशंस हैव बीन मेड थ्रू सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट। और ऐसे कई प्रकार के अमेंडमेंट के बाद वह काफ़ी संशोधन हुए, और उसमें संशोधन के बाद आज चल कर के प्रेजेंट टाइम में टोटल 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स उसमें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are various factors responsible for the long size of constitutions। कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉन्ग साइज हैं उसके कुछ मुख्य कारक हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स लेंथी मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। और कुछ कारण आपके नीचे दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए कि कौन कौन से ऐसे कारण थे कि जिस कारणवश हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वह बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गए थे। The constitutional draftmans wanted to put everything in the black and white। मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, जो ड्राफ्टमैन से, वह चाहते थे कि इस संसार की सभी चीज़ें उसमें डाल दी जाए, दैट टू इन ग्रेट डिटेल्स, पूरी वर्णन के साथ। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जिसके बारे में वर्णित हमारे संविधान में ना हो। इसलिए उन्होंने जब उसे पुटअप किया तो वो उसे बनाते चले गए और वह काफ़ी लंबा हो गया। एंड इन अदर फेडरेशंस, और जो दूसरे फेडरेशंस हैं, देयर आर 2 कॉन्स्टिट्यूशंस, 2 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशंस, वन फॉर द फेडरेशंस एंड द अदर फॉर द स्टेट। जो पहला है वह संघ के लिए है और दूसरा जो है वह स्टेट के लिए है। मतलब जो हमारे जो संविधान है ना, हमारे संविधान में सब लोगों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। जैसे कि संघ के लिए अलग है और राज्य के लिए अलग है, फेडरेशंस है, और उसके बाद आपके अदर स्टेट्स हैं। इन इंडिया, भारत की बात करें, द स्टेट डू नॉट हैव सेपरेट्स कॉन्स्टिट्यूशंस। स्टेट के पास किसी अलग प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आप जानते ही हैं, क्योंकि स्टेट भी आपका कहाँ से जुड़ा हुआ है, फेडरेशन से जुड़ा हुआ है, संघ से जुड़ा हुआ है। एंड द पावर ऑफ स्टेट्स अलॉन्ग विथ द पावर ऑफ फेडरेशंस। मतलब स्टेट को शक्तियाँ कहाँ से प्रदान की जाती है, फेडरेशन से प्रदान की जाती है, मतलब संघ से प्रदान की जाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए, द यूनियन हैव वेस्टेड्स इन द वन कॉन्स्टिट्यूशंस। सभी यूनियन प्रकार के जितने भी संघ हैं सबको कहाँ वर्णित किया गया है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित किया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 में, आप सभी जानते होंगे अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। वाज द ऑपरेशंस व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब इंडिया पहली बार स्वतंत्रता का परचम लहराया था, अवर लीडर्स वर फेमिलियर्स विद दिस एक्ट। तो पहली बार हमारे जो लीडर्स थे वह 1935 ईस्वी में इस रूल से अवगत हुए। एंड दे बोरोड हैवली फ्रॉम दिस लेंस एक्ट वाइल फार्मिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ से काफ़ी चीज़ को उधार लेकर के वह क्या किए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किए। ऑप्शन नंबर डी, इंडिया इज कंट्री ऑफ ग्रेट डिवर्सिटी। आप जानते हैं इंडिया जो है वो एक बड़ी ही ग्रेट कंट्री डाइवर्सिटी है। एंड इट इज़ कंट्री ऑफ सेवरल मिनोरिटीज एंड इट हैज़ मैनी लैंग्वेज, कास्टेज, रेसेज एंड रिलीजन्स। आप जानते हैं कि जो भारत है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उसके अलग अलग रंग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म है। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरेस्ट और लोगों की रुचि भी अलग अलग है। The end of these different group have found place in one constitution leading
इट टू बी द लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। और यही कारण बना कि लोग अलग अलग इंटरेस्ट के कारण ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी अपनी बातें रखते चले गए, और इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वेरियस फैक्टर्स बने, रिस्पॉन्सिबल बने लॉन्ग साइज होने का। ऑप्शन नंबर ई। गुड फीचर्स ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की अपेक्षा हमारे अंदर काफ़ी गुड फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि हैव द इंक्लूड, उसमें इंक्लूड किया गया है किसी प्रकार के मॉडिफिकेचर्स के लिए किसी प्रकार के मॉडिफिकेचर कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि एग्जांपल मानिए, वी हैव ब्रॉट द बिल ऑफ राइट्स, जैसे कि हमने बिल ऑफ राइट्स स्टार्ट किया है जो अमेरिका से पार्लियामेंट से लिया गया है, एंड द गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस। और इसी प्रकार से पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब बिल ऑफ राइट हम कहाँ से लिए हैं, जो हमारे बिल ऑफ राइट्स है वो हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और वहीं जो आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और वहीं डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स की बात करें तो हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। वाइल इंक्लूडिंग दीज एलिमेंट्स ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसा कि अन्य प्रकार के हमने कॉन्स्टिट्यूशंस को अटेंड किया, और इस कार्ड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फॉर्म किए, और कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू रिमूव देयर फॉल्ट्स एंड सूट्स देम आवर कंडीशंस। और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा बदलाव किए गए, और ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें डाली जा सकें, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की काफ़ी लंबी होने का कारण बनी। आप सब जानते हैं प्रेम्बल के बारे में भी पिछले क्लास में चर्चा की गई है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा, हम आपको इसका लिंक इसमें दे देंगे, आप उसमें जाकर के ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो प्रेम्बल की सारी चीज़ें आप उसी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। टॉपिक नंबर 3, फेडरेशन गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह संघ शक्ति का निर्माण करता है, संघ कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करता है। एंड इन द फेडरेशन, और जो संघ शक्ति है, संघ शक्ति में देयर आर 2 गवर्नमेंट, 2 प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल। मतलब जो संघ शक्ति है उसमें 2 प्रकार के हैं, एक केंद्र शक्ति और एक राज्य शक्ति। इन इंडिया, भारत में द पावर ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की शक्तियाँ हैं, आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। वह 2 भागों में बटी है, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में। आर्टिकल 1 कहता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया जो भारत है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट मतलब होता है राज्यों का संघ होगा। एंड दो द वर्ल्ड फेडरेशंस इज नॉट यूज्ड, द गवर्नमेंट इज फेडरल, और इसमें फेडरल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। स्टेट ऑफ फेडरल व्हेन देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड देयर आर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर्स बिटवीन द 2, देयर आर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस विच इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड्स। मतलब इसमें कहा गया कि कोई भी गवर्नमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशंस करेगा बिटवीन 2 स्टेट के बीच में, वह फेडरेशन कहलाएगा। एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, और सबसे ज़्यादा किसे महत्व दिया गया, सुप्रीम लॉ को एंड लैंड को। एंड देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल्स एंड द स्टेट्स। और इस तरीके से जो हमारी शक्ति है वह 2 भागों में विभाजित हो गई। कौन कौन सी, एक सेंट्रल के बीच में एंड स्टेट के बीच में। ऑल दीज फीचर्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, और इस कार्ड बस हमारे जितने फीचर्स हैं वो कहाँ हैं, इस समय भारत में उपलब्ध हैं। और देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, इसलिए हमें 2 प्रकार के गवर्नमेंट देखने को मिलता है, सेंट्रल एंड द अदर स्टेट लेवल्स।
and the distributions of powers between them are quite details in our constitutions। और इन दोनों के बीच मतलब स्टेट और संघ के बीच आसानी से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन एंड सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वह रिटन है और सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। बट इन स्पाइट, लेकिन इसके बावजूद भी, ऑफ ऑल द इसेंशियल फीचर्स ऑफ द फेडरेशंस, इसके बावजूद भी जो हमारी शक्ति है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है द सेंट्रलाइजिंग और द यूटिलिटी टेंडेंसी, मतलब कुछ ना कुछ महत्व मिलता है हमारे अन्य चीज़ों को भी, जैसे कि वाइल अदर फेडरेशन, जैसे कि दूसरी जो शक्तियाँ हैं, दूसरे जो अधिकार हैं वो लिए गए कहाँ से, लाइक यूएस प्रोवाइड्स टू फॉर डुअल सिटीजनशिप, जैसे कि दोहरा नागरिकता प्रदान करता है। इसी तरीके से हमारे इंडिया में भी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सिंगल सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप सिर्फ एक ही बार मिलती है, मतलब एकल नागरिकता का अधिकार कहाँ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और वहीं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि यूएसए में प्रोवाइड करता है डुअल सिटीजनशिप और इंडिया प्रोवाइड करती है सिंगल सिटीजनशिप। और देयर इज आल्सो सिंगल इंटरेस्टेड जुडिशरी फॉर द होल्स कंट्रीज, और सभी देशों के लिए हमारे जो देश के अलग अलग जुडिशरी सिस्टम है सभी को एक ही शक्ति प्रोवाइड करता है। द प्रोविजन ऑफ ऑल इंडियन सर्विसेज, जो सभी प्रकार की इंडिया की सर्विसेज हैं, लाइक द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द पुलिस सर्विस एंड द फॉरेस्ट सर्विस एंड अदर सर्विसेज, सभी को शक्ति कौन देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। मेंबर्स ऑफ दिस सर्विस ऑफ रिक्वायर्ड्स बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस ऑन द ऑल इंडिया बेसिस, मतलब जब भी इनका रिक्वायर किया जाता है वह कहाँ से किया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत और सभी इंडिया के हर एक स्टेट में। एंड सिग्निफिकेंस यूनिटरी फीचर्स इज द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुपरमेसी किया गया है किसी इमरजेंसी प्रोविजन को भी, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी के टाइम में द यूनियन गवर्नमेंट्स, जो संघ शक्ति है, बिकम्स मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। एंड द यूनियन पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर्स ऑफ मेकिंग लॉ फॉर द स्टेट, और उस स्टेट के लिए तुरंत ही जो कानून है वह संघ शक्ति बनाना प्रारंभ कर देती है। द गवर्नर प्लेस्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, और इस तरीके से जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, वो उसका क्या हो जाता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन का हेड हो जाता है। एंड एक्ट्स ऑफ द एजेंट्स ऑफ द सेंटर्स एंड इज इंटरनल सेफ गार्ड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सेंटर्स, और वह सेंटर के सेफ गार्ड की तरह काम करता है। एंड द प्रोविजंस रिवील्स ऑफ द सेंट्रल बेसिक टेंडेंसीज ऑफ द अवर फेडरेशंस, और इस तरीके से हमारे जो कानून हैं, जो हमारी शक्तियाँ हैं, वो उसे कायम रखता है। इसमें एक हमारे महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने वर्णन किया कि केसी ने बताया कि जो राइटली रिमार्क्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो माना जाता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स विच द क्वासी फेडरल्स, वो एक प्रकार से क्वासी फेडरल्स है, एंड यूनिटरी स्टेट ऑफ द सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स, और इसमें एक दूसरे के प्रति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब संघ और राज्य दोनों एक ही बंधन में बंधे हुए शक्तियाँ हैं। और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं वह क्या मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानते हैं कि द पॉलिटिकल सिस्टम्स एडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज द फेडरल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम एंड सर्कमस्टेंसेज, मतलब परिस्थिति के अनुसार शक्ति का बदलना ही स्वाभाविक है, और इसलिए संघ शक्ति कभी भी राज्य शक्तियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब उसे अपने में मिला सकता है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इंडिया हैज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंडिया के पास कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, शक्ति है, एंड विद सेंट्रल गाइडेंस एंड स्टेट कॉम्प्लिकेशंस, मतलब सेंट्रल गाइडेंस पर और उसके स्टेट के कॉम्प्लिकेशन पर। चलिए बात करते हैं
यूनिट लिस्ट के बारे में एंड द करंट लिस्ट के बारे में। मतलब किसको कितना शक्ति मिला हुआ है उसके बारे में। देयर आर 3 डिफरेंसेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट गिवन्स अंडर द सेवेंथ शेड्यूल्स। मतलब 7वीं अनुसूची में जो आपके 7वीं शेड्यूल्स है उसमें इंडियन क्वेश्चन के यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में वर्णन किया गया है और बताया गया है करंट लिस्ट में वो कितने शक्तियों से सम्मानित है। तो यूनियन लिस्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में 97 सब्जेक्ट्स एंड नेशनल इम्पॉर्टेंस था। मतलब 97 विषय थे किसमें, यूनियन लिस्ट में। एंड जिसमें थे आपका लाइक जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, रेलवे है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, यूनियन टेरिटरी के। एंड स्टेट की बात करें तो स्टेट में टोटल आपके कॉन्सेस्ट हैं 36 सब्जेक्ट। मतलब स्टेट में 66 सब्जेक्ट्स हैं एंड यूनियन में 97 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट की बात करें तो स्टेट में जैसे आप कर सकते हैं कोई भी लॉ बनाना, कोई भी लेजिस्लेटिव का काम करना, एग्रीकल्चर का काम करना, पुलिस का काम करना, जेल वगैरह का काम करना, ये सब कहाँ आता है, स्टेट के अंतर्गत आता है। और जो आपके 47 हैं वह कंकरेंट लिस्ट हैं, किसी भी क्षेत्र में यह काम हो सकता है, चाहे आपका सेंट्रल हो और स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। मतलब दोनों जगह दीज इंक्लूड एजुकेशंस, या दोनों जगह काम करता है, आपके स्टेट से भी और आपके फेडरल से, यूनियन से भी। जैसे कि आपका शिक्षा हो गया, रोड हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गई, ऑल सब्जेक्ट्स जो दोनों के लिए कॉमन है वह यही है जिसे हम कंकरेंट कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट कहते हैं। अगला है नेक्स्ट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब हमारे जो संविधान है उसकी लॉन्ग फीचर्स में आपके आते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इंडिया हैज अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम द ब्रिटिश। मतलब इंडिया जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वह कहाँ से लिया गया है बेटा, वह लिया गया है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड इन दिस सिस्टम, और इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर्स। मतलब एग्जीक्यूटिव जो होता है वह किसी भी कानून को लागू करने में सहायता देता है। एंड रिमेन्स इन द पावर ऑफ ओनली लॉन्ग द इंजॉय ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर्स। और इस तरीके से कानून बनाने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी से उसे मानता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, हु रिमेन्स द ऑफिस फॉर 5 years इज द टेरिटोरियल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का हेड कौन होता है, आपके प्रेसिडेंट होते हैं जो उसके कानून में सबसे सर्वोपरि माने जाते हैं 5 साल के लिए। एंड द यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, और अन्य प्रकार के जो यूनियन काउंसिल होते हैं जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए और उसके कैबिनेट मंत्री हो गए, लेजिस्लेचर्स हो गए, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ द पीपल। मतलब लोकसभा का वह क्या होते हैं, हेड होते हैं। एंड द हैज रीजन ऑफ द एज सुन एज द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ दैट हाउस। और उस हाउस में यदि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वह अपने पक्ष को नहीं ले चल सकता, या यूँ कहें कि उसमें बहुमत से पारित हो जाए कि वह व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव खो चुका है, तो प्रेसिडेंट द नॉमिनल्स एग्जीक्यूटिव शेल एक्सरसाइज हिज पावर्स अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब प्रेसिडेंट के पास तो शक्ति होती है, वह किसी प्रकार से कोई भी सहायता लेकर के उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव कर सकता है। इन द स्टेट आल्सो, और ऐसा स्टेट भी होता है गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री इन नेचर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म में विभाजित किया गया है। द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द लोअर हाउस, जैसे कि लोअर हाउस जो है आपका निम्न सभा, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, फॉर्म गवर्नमेंट के लिए बनाया गया है। एंड द काउंसिल मिनिस्टर इज कलेक्टिवली, और जितने प्रकार के आपके काउंसिल मिनिस्टर हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं, और ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को लेकर। एंड इन ब्रिटिश द मोनार्ची इज हेरेडिटरी। मतलब हेरेडिटरी, जैसे जानते हैं आपके यहाँ भारत में सबसे हेड कौन होता है,
प्रेसिडेंट। उसी तरीके से ब्रिटिश में सबसे हेड कौन था? मोनार्ची था, मतलब राजा था। लेकिन इंडिया में सबसे हेड कौन है? आपका प्रेसिडेंट, जिसे इलेक्टिव किया जाता है, मतलब चुना जाता है। अब बात करते हैं 3 टायर्स गवर्नमेंट, मतलब 3 प्रकार के जो टायर्स हैं आपकी, उसके बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द 3 टायर्स गवर्नमेंट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 प्रकार के टायर्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, जैसे कि ओरिजिनली इट वाज 2 टायर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल और स्टेट हो गया, बट बाय द 73 एंड 74th अमेंडमेंट 1992, मतलब 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 टायर्स गवर्नमेंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। 3 प्रकार के गवर्नमेंट के बारे में वर्णन किया गया, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपके लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। पंचायत राज सिस्टम भी कर सकते हैं उसे। वाज अडॉप्टेड बाय वे दीज 2 अमेंडमेंट, मतलब इसी अमेंडमेंट में पंचायती राज व्यवस्था भी आपका स्टार्ट किया गया। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या है? आप सभी जानते हैं कि सभी को कुछ ना कुछ राइट्स मिले हैं, कुछ ना कुछ उसके ड्यूटीज मिले हैं। तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज की बात कर लेते हैं। द राइट्स, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इससे हम अगले क्लास में पढ़ें। चलिए इसको हम अगली क्लास में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे लागुरु, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और सभी स्टूडेंट को बोल दीजिए कि यहाँ सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के साथ साथ LLB LLM और विभिन्न प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। और वो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, धन्यवाद, टाटा।